हेलो गाइस, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, एक बार चेक करवा दो। अगर क्लियर है तो थम्स अप दे देना एक बार। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम शीतल है और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एडुकेटर हूँ और ये मेरा क्वालिफिकेशंस है। अगर आप लोग पहली बार मेरे क्लासेस को देख रहे हो, मेरे क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आप लोग मेरा क्वालिफिकेशन देख सकते हो, कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और कितने बार नेट क्वालिफाई कर चुका है और मेरा स्कोर क्या रहा है। तो उस चीज को भी आप देख सकते हो। जीआरएफ अड्डा आपके लिए फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस लेकर आ रहा है, जिसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर सकते हो। और इसका जो 3 दिन का डेमो है वो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। और ये आपका रहेगा गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर में। और जो मतलब आसपास रहने वाले होंगे जयपुर के या फिर जयपुर के आसपास, वो लोग इस क्लासेस को जरूर डेमो सेशंस लेकर देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रिपरेशन जो ऑफलाइन प्रिपरेशन भी कर सकते हो। और जितने भी फीचर्स है यहाँ पे, ये सारा फीचर्स आपके कोर्स के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बाकी कोई भी डिटेल्स क्वेरी के लिए आप लोग नीचे दिए हुए जो नंबर है उसमें कॉल करके भी पूछ सकते हो। जीआरएफ अड्डा लेकर आ रहा है आपके लिए जीआरएफ अड्डा प्रीमियम यूजीसी नेट जून 2025 की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपका लाइव फाउंडेशन रहेगा बेसिक्स से। जितने भी क्लासेस होती है उसके क्विजेस होंगे, पीडीएफ देंगे और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा। हैंडबुक प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो कंप्लीट वीडियो कोर्स के साथ होगा, 10 साल का पीवाईक्यू डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि आपका पेपर 1 में 50 और पेपर 2 में 100, यानी कि आपका 150 क्वेश्चन के आपका कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो भी 10 टेस्ट, ठीक है, वो प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। और कंप्लीट स्टडी प्लानर भी होगा, जिसमें आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। और ये मैं पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट कोर्स के बारे में बता रही हूँ। और अगर आप लोगों को सिर्फ पेपर 2 लेना चाहते हो सेम फीचर्स के साथ, तो आप लोग पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस जो मेरे साथ पढ़ेंगे, वो आप पेपर 2 भी ले सकते हो। और ये मेरा पहला बैच है और पहला बैच मैं शुरू करने वाली हूँ आपका 28 इस तारीख को मैं शुरू कर रही हूँ। और ओरिएंटेशन सेशन के बारे में एक बताती हूँ। 28 सुबह 8 बजे को मैं ले रही हूँ आपका ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट कोर्स, जैसे पेड कोर्स है हमारा, उसको हम किस तरीके से लेकर जाने वाले हैं, सिलेबस डिस्कशन होगा, किस तरीके से रहता है हमारा पेड कोर्स, इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हो। और इस दिन जो है आपका जो क्लास है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग भी देख सकते हो। अगर आपने पेड सेशन लिया नहीं है, तब भी आप लोग फर्स्ट क्लास जो है वो देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसको देखने के लिए आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा जीआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में ही आप लोग ये क्लासेस लाइव देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसी दिन ही, सिर्फ इस दिन का ही टाइम पीरियड है आपको, ठीक है। उसके अलावा 29 से तो हम अपना पेड कोर्स शुरू कर ही रहे, मतलब जो हमारा सिलेबस है इस दिन से शुरू होगा। बाकी 28 को तो हमारा हमारा ओरिएंटेशन रहेगा। और जरूर आना, चेकआउट मारना कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से आप लोग कोर्स ले सकते हो, ठीक है। और मैं तो आप लोगों को इंसिस्ट करूंगी कि कोर्स लेना, क्योंकि सेल्फ स्टडी और स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई में बहुत अंतर होती है। इवन टाइम डिफरेंस का भी बहुत अंतर होती है। 6 महीने लगा के देखना अपना पूरे जी जान से, ठीक है। मैं अपनी साइड से मेहनत करूंगी, आप लोग अपनी एंड से मेहनत करना। उसके बाद दोनों मिलकर जेआरएफ निकालेंगे और अच्छे यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोल करने का भी रास्ता, वो जो है वे आउट, वो निकल के आएगा, ठीक है। तो 28 जनवरी 8 बजे, ये टाइमिंग नोट करके रख लो। उस दिन हमारा पहला बैच का फर्स्ट क्लास यानी कि ओरिएंटेशन क्लास जो है वो होने वाला है। और बाकी आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल जीआरएफ अड्डा ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हो। कोई भी डिटेल्स, इंक्वायरी,
कोई भी नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू एनटीए, यूजीसी नेट, या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर्स, या फिर पीएचडी के नोटिफिकेशंस, या फिर हमारे क्लास के नोटिफिकेशन, जो भी क्लास किस टाइम पे होते हैं, इस सबको आपको ये जो हमारा चैनल है फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में, इन सब में आ जाता है, तो आप लोग देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो यानी कि। और बाकी जीआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर हम लोग आपके थोड़ा बहुत भी मदद कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। आज का जो टॉपिक है वो है आपका मस्ट डन टॉपिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैं टॉपिक क्यों लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह रही हूँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशन की, आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस ली थी। तो उसमें ना बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ये बहुत यूजफुल है ये क्लासेस, आप बाकी यूनिट्स का भी इस तरीके से मस्ट टॉपिक्स लेकर आना। तो इसलिए ताकि जो बच्चा शुरू से शुरू कर रहा है यानी कि बेसिक्स से, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, उनको भी हेल्प मिले और एंड में रिवीजन में भी हेल्पफुल मिले। इसलिए मैं ये टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। आज की क्लास शुरू करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला सिलेबस है ना आपका, मीनिंग एंड इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है, इसमें आपका डेफिनेशंस आ जाता है ना। तो आप लोगों को बस डेफिनेशंस पे ध्यान रखना है। और इवोल्यूशन वाला पार्ट में जो आप लोग ने पढ़ा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते, 5 स्टेजेस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, डाइकोटोमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉल साइंस, मतलब सेपरेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉल साइंस एज सब्जेक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉल साइंस, फिर पवेड एज मैनेजमेंट, उसके बाद पवेड एज पवेड। तो ये सब जो फीचर्स है आपका 5 स्टेजेस, ये एवोल्यूशन वाला जो स्टेज है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये हर साल, और इसको किस तरीके से पढ़ना है आपने, ये टॉपिक तो लर्न करना ही करना है, उसके साथ साथ आप लोगों ने लर्न करना है ईयर्स भी, क्योंकि ये हर साल का रिपीटेड पीवाईक्यू है। इसमें हमेशा 1 क्वेश्चन इज कंपल्सरी, हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। उसके अलावा आप लोगों को पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। नाम से ही पता चल गया होगा पब्लिक और प्राइवेट का मतलब, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है, पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको आप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस उसके बाद आपका अप्रोचेस आता है। अप्रोचेस में आपका सिस्टम थ्योरी इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इकोलॉजिकल अप्रोच तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको मैं मार्क कर दे रही हूँ, आप लोग भी अपने सिलेबस में मार्क कर लेना, क्योंकि इकोलॉजिकल अप्रोच से ना हमेशा 2 या 3 सवाल तो हमेशा आता ही आता है, और ये हर साल का है। और ऐसा नहीं है कि एक साल छोड़ के एक साल आ रहा है या फिर कभी कभार आ रहा है, इस तरीके हर साल का रिपीटेड पीवाईक्यू है इकोलॉजिकल अप्रोच, जो आपका FW रिक्स ने दिया है, ठीक है। जिसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलता है, जैसे कि प्रिस्मेटिक, फ्यूज, डिफ्रैक्टेड, अभी एंड इवन अभी जो रिसेंटली आपका 6 जनवरी को पेपर हुआ था ना, इससे रिलेटेड सवाल ही पूछा था, है ना। जैसे आपका बाजार कैंटीन मॉडल, कौन सा कंट्री से ये इकोलॉजिकल अप्रोच का ये शुरू किया गया था, जैसे चाइना से शुरू किया है ना। तो ये सब के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। डिसीजन मेकिंग अप्रोच, आप इसका प्रोपोनेंट याद कर लो, और इसका जो स्टेप्स है, कितना स्टेप्स रिक्वायर्ड होता है डिसीजन मेकिंग में, तो वो याद करना है आपने, ठीक है। सिस्टम थ्योरी का भी लाइकवाइज आप इसका प्रोपोनेंट याद कर लो, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है एक सिस्टम्स को बनाने के लिए, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरीज। इसमें से मैं बोलूंगी SMT जो है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट और हर साल पूछे जाने वाली सवाल है।
रूल ऑफ थंब आपका एसएमटी में, क्योंकि हमेशा 2 क्वेश्चंस तो कंपलसरी आता ही आता है एसएमटी में। फिर साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, है ना, ये सब आता है। फिर इसका प्रोपोनेंट किसने एसएमटी थ्योरी को दिया था, एफ डब्ल्यू टेलर, है ना। तो ये सब चीज को भी याद करना है, और कहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट शुरू करी, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को क्या याद करना है, रैशनल चॉइस थ्योरी, इसका प्रोपोनेंट कौन है। जिस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में इन डेप्थ इन थ्योरीज के बारे में पूछा जाता है, इस तरीके से इतना इन डेप्थ नहीं आता आपका पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, बट आपको थोड़ा बहुत इस थ्योरीज के बारे में जानना, किस किसने दिया है ये थ्योरीज, इसके बारे में जानना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसमें हर साल 2 क्वेश्चंस आता है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू एनपीए में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको जानना है, ठीक है। और फिर दूसरा, एनपीए और एनपीएम का जो कंपैरिजन है, डिफरेंस है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। फिर डीए, डीए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या याद करना है, बस इसका जो इंडिया का जो थिंकर है, यूएल गोस्वामी, 1955, ये याद करना जरूरी है। एक तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी है ना, शायद एडवर्ड विटनर ने दिया था ना, तो वो वाला भी उसका प्रोपोनेंट याद कर लो, बस उतना ही काफी है। फिर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो रिक्स वाला पार्ट है, वो याद करना जरूरी है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में तो मैंने बोल ही दिया आप लोगों को कि इसका जो डिफरेंस है, एनपीए और एमपीएम वाला डिफरेंस है, उसमें याद करना है, ठीक है। तो ये याद कर लो। नेक्स्ट क्या है, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या क्या आता है आपको, एसएमटी तो मैंने बोल दिया ना, यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया एसएमटी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये तो इंपॉर्टेंट है आपका। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आपका वेबर, मैक्स वेबर ने दिया था, इसके क्वालिटीज याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ना, ये टॉपिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिलेशन, एल्टन मायो, ठीक है, इसको भी याद कर लो। फिर आपका मोटिवेशन एंड लीडरशिप वाला जो थ्योरीज है, ये आ गया। मोटिवे लीडरशिप वाला थ्योरीज में लेकर क्यों नहीं आया, क्योंकि लीडरशिप वाला जो है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू आपका मोटिवेशन थ्योरी। लीडरशिप एक बार को आप छोड़ सकते हो, जैसे कि ट्रेड थ्योरी हो गया, है ना। तो ये सब चीज जो है आप लोग एक बार को छोड़ सकते हो, बट मोटिवेशन छोड़ के नहीं जा सकते। मोटिवेशन में हमेशा ये हर साल का रिपीटेड पीवाईक्यू है, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, इसमें क्या क्या आता है आपका, साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ऐसा बना के पढ़ता है ना, 5 स्टेजेस, है ना। और हमेशा पूछा जाता है कि या तो इस तरीके से पूछा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जो है अरेंज करो, इस तरीके से पूछा जाता है ना। तो इसको तो याद करना ही करना है, आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते। फिर उसके अलावा आप लोगों ने याद करना है हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, इसमें तो बस हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर में क्या क्या आता है, हाइजीन फैक्टर्स, मोटिवेशन फैक्टर्स, इसको याद कर लो, बस इसमें हो गया। मैक ग्रेगोर का थ्योरी एक्स थ्योरी वाई थ्योरी, इसको याद कर लो। इसमें जो आपका ग्राफ वाला जो बनता है ना, इस तरीके से, इसमें शायद ऑपोजिट तरीके से बनता है ना। तो इसको भी आप याद कर लेना। और एक्स मोटिवेशन से रिलेटेड है या फिर हाइजीन से रिलेटेड है, ये इसमें थोड़ा सा इन मतलब इन डेप्थ नहीं, बट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और इसको इतना ही याद करना है आपको कि एक्स से क्या रिप्रेजेंट करता है। और हाँ, इसमें वाई था और इसमें एक्स था, तो एक वाई से क्या रिप्रेजेंट करता है और एक्स में क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको याद करना है आपने। ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, आपको बस ये याद कर लो कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो ब्रूम ने दिया है, बस इतना याद कर लो। ये आज तक कभी आया नहीं है, बट नाम याद कर लो, आपके काम आएगा। उसके अलावा मैक्लेरेंस
थ्योरी ऑफ नीड्स ये भी याद कर लो, ये भी नाम के अलावा आज तक आया नहीं है, बट आप लोग इतना भी याद कर सकते हो, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर, इतना में भी काम चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका होगा उर्विक का भी है मोटिवेशन थ्योरी में, आई गेस थ्योरी जेड है उसका, है ना। तो इतना ही आप नाम याद कर लो और थिंकर्स याद कर लो, उतने में ही काफी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थ्योरीज एंड थिंकर्स, इतना याद कर लो बस, ये काफी है। फिर आपका जो है कम्युनिकेशन हायरार्की, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप लोग पेपर वन में भी पढ़ते होंगे, जैसे हॉराइजॉन्टल, वर्टिकल, क्रॉस सेक्शनल, लीनियर, इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है, ये सारा आप लोग पेपर वन में भी पढ़ते होंगे, सेम है वो भी, पेपर टू में भी सेम है, इसलिए आप लोग अगर पेपर वन में पढ़ चुके हो तो पेपर टू में ये वाला पार्ट छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता हो गया होगा पेपर वन से। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट किस तरीके से होता है और क्या क्या स्ट्रेटजीज होता है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के जो इंफॉर्मेशन है वो एफिशिएंट करवाना चाहते हो तो। बर्नार्ड के प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाना है तो उसका गाइडलाइंस जो है वो क्या क्या रहता है बर्नार्ड के प्रिंसिपल में, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कम्युनिकेशन थ्योरी जैसे मैंने बोला कि आप लोग पेपर वन में पढ़ चुके होंगे, तो वही सेम है। फिर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एमपी फॉलोड जो है ना, ये हमेशा का हर साल रिपीटेड आने वाला जो आपका पेपर है वो है, क्योंकि एमपी फॉलोड जो है वो एक इम्पोर्टेंट आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर है। ठीक है, और वो बताता है कि किस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है डोमिनेशन, जैसे मान लो सपोज मैं अगर किसी को मतलब कुछ काम करवाना चाह रही हूँ, बट वो जो है वो आसानी से मैंने ऑर्डर दे दिया और वो कुछ काम जो है वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं डोमिनेट कर रही हूँ उसी पर्सन को। ठीक है, तो ये होता है आपका डोमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट। फिर आपका जो आता है कॉम्प्रोमाइज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है, सपोज दोनों हस्बैंड वाइफ है और दोनों वर्किंग है, बस शादी के बाद ऐसा हो गया कि किसी ना किसी को तो अपने घर को देखना पड़ेगा, इस चक्कर में जो आपका वाइफ है उसने अपने नौकरी छोड़ के वो घर पे बैठ गई, और हस्बैंड जो वो अपने बाहर जो नौकरी कर रहे थे वो कंटिन्यू करते रहे। तो इसमें क्या हो गया कि वाइफ ने घर वालों के लिए अपने नौकरी जो वो सेक्रीफाइस करके वो घर पे बैठ गई, इसका मतलब हो गया वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपने फैमिली के लिए। तो ये जो टेक्निक्स होता है ये कॉम्प्रोमाइज वाला जो चीज होता है, ठीक है। तो और दूसरा चीज जो है वो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या है, सपोज मान लो कि दोनों आपस में लड़ाई हो रखा है, दो ग्रुप्स ऑफ पीपल है उसमें लड़ाई हो रखा है, तो उस लड़ाई को सॉल्व करना चाह रहे हैं, बट दोनों एक दूसरे को मतलब अपना जो बातें रख रहे हैं ना उसको कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, बट उस चीज को बीच में एक यहाँ पे मान लो कि ये चाह रहा है मेरा 60% हो, ये चाह रहा है मेरा 40% बात माने, और फिर इधर चाह रहे होंगे ये 60% बात माने ये 40 माने, बट ऐसा तो कभी आपका जो लड़ाई है वो सॉल्व नहीं हो सकता ना। तो इस चीज के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर से भी 50 इधर से भी 50, 50-50% में आना पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका इंटीग्रेशन हो गया, इधर भी बुरा नहीं मानेंगे इधर भी बुरा नहीं मानेंगे, तो इस तरीके से आपकी लड़ाई जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और मैरी पार्कर फॉलेट जो है वो मानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है आपका ये लड़ाई करने सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका फेवरेट जो है वो इंटीग्रेशन को उसने माना गया था। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये एमपी फॉलोड के अकॉर्डिंग है और ये पूछा जाता है डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन। फिर आपका आता है गोल सेटिंग, ये किस चीज के लिए गोल सेटिंग में बता रही हूँ, पीटर ड्रकर के आपने थ्योरी सुना होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो इस चीज में 5 टाइप्स ऑफ 5 वेज होता है, ठीक है, 5 वेज टू अचीव द गोल।
उसमें क्या-क्या आता है, आपका जो गोल है ना वो क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद टीम्स के साथ कोलैबोरेट होने की क्षमता होना चाहिए। मैनेजमेंट करने में एम्प्लॉयज के बीच में कोलैबोरेट करने के लिए होना चाहिए, है ना? फिर अलाइन होना चाहिए। कोई भी काम दे रहे हो उस चीज में सब मिल बांट के जाने की, करने की वो क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस दिखेगा, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका कम्युनिकेशन, आपका जो अलाइनमेंट है इफेक्टिव है, ओनली देन आपका जो आउटकम है वो एनहांस होता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका अकाउंटेबिलिटी। इसमें आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करते हैं, और किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका गोल अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रमोट करता है। तो ये जो 5 फंक्शंस है ना, ये एमबीओ बाय पीटर ड्रकर ने आपको एक्सप्लेन किया है। और हमेशा आपके हर साल का आने वाला सवाल है कि या तो मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव किसने दिया, या फिर ये 5 स्टेप्स भी पूछा गया था स्टेटमेंट फॉर्म में। तो इसको याद कर लो। ये है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मस्ट डन टॉपिक्स। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा लगा सेशन तो जरूर लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सेशन को। इस तरीके से मैं आपके लिए कल एक और क्लासेस लेकर आऊंगी, विच इज रिलेटेड टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मस्ट डन टॉपिक। इस टाइम पे साथ जुड़ना। मिलते हैं फिर कल 3 बजे। थैंक यू।